Ladies and gentlemen, very good morning to all of you. मैं आप सबका स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोदीप टेक्नोलॉजीज की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सेमिनार में जिसका नाम है चक्रव्यूह। इस सेमिनार में आज के स्पीकर हैं मिस्टर संतोष नायर। और इस सेमिनार को शुरू करने के पहले एक छोटा सा नियम, हम अपना मोबाइल बंद रखेंगे। इसे जेब से निकाला जाता है और यूं 1 2 3 करके बंद किया जाता है। वेरी सिंपल। So there will be no vibrating modes and please there will be no silent modes as well. और हाँ, फ्री VCDs जीतने के लिए याद से अपने विजिटिंग कार्ड्स बाहर घूम रहे सारे ड्रॉप कार्ड्स में डालिए। आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह से फ्लो होने वाला था, जिसमें करीब 20 मिनट की देरी हो चुकी है, जो कि हमारे LIC कल्चर को काफी फलती है। 10 से 10 को इंट्रोडक्शन होने वाला था, मैं इसको चेंज किए देता हूं। हम 10:25 से 10:35 करेंगे और 12 बजे तक मिस्टर संतोष नायर आपको एड्रेस करेंगे। 12 से 12:25 मिस्टर अविनाश पाटिल, द मैनेजिंग डायरेक्टर of Infodeep Technologies, will present his plan. 12:25 से 12:45 होगा हमारा ब्रेक, शॉर्ट एंड स्वीट। और once again from 12:45 to 2:15 we will have Mr. Santosh Nair. And yes, there is a lucky draw as well. Let me just give you a few announcements. Well, this is the offer that is there today. On purchase of cassettes worth rupees 1,500 and above, 2 lucky winners will be picked up. The first lucky winner will get a 50% off on 3 days of ABC of insurance sales by Mr. Ritesh Sharma. And the second winner will get a free workshop on parenting by Mr. Vinod Nambiar. So that's the idea. I'll just name a few open courses. These are out there for discussion on our stalls. So please visit our stalls and have a free discussion and free counseling about these courses. I'll just move them fast since we have already started late. इसका डिटेल्स आपको पूरा बाहर सारे स्टॉल्स पर मिलेगा। ये मेरे कंपनी का विजन है। स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टैंड्स बाय दिस विजन and is one of the most successful company, let me say so modestly, in the field of insurance training, since we have been sticking to our vision in letter, word and spirit. Our vision is to continuously create fearless, confident individuals in an ever-changing world. और हमारा मिशन है to inspire a human being every day and create belief-oriented, sustainable icons in this ever-changing world. हम sustainable icons create करना चाहते हैं, हम heroes create करना चाहते हैं, हम ऐसे नायक पैदा करना चाहते हैं जिंदगी में जो कि हर बदलाव का सामना कर सकें। आज का ये सेमिनार उसी एक दिशा को अग्रसर करते हुए एक अगला कदम बढ़ाने का प्रयास है। जब पाटिल साहब हमारे पास आए थे इन्फोदीप टेक्नोलॉजीज की ओर से ये कल्पना लेकर के वो एजेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वी ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस प्रोग्राम एंड वी सेड वेल व्हाई नॉट, सिंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एजेंट्स हैव बीन वन ऑफ आवर वेरी लव्ड क्लाइंट्स and fraternities whom we have been teaching for the past so many years. So हमने इसे एक और मौका देखा जहां हम आपसे मिल सकें, आपसे बात कर सकें। आज का टॉपिक है चक्रव्यूह। आप, मैं और हम जैसे कई लोग, प्रोफेशनल्स, जिंदगी में हर मुकाम पर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हर प्रकार के चक्रव्यूह होते हैं और हम उनसे कहीं ना कहीं मुठभेड़ कर ही लेते हैं। बट इन चक्रव्यूहों से निकलने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए आपकी और मेरी अकल, या कहिए कि आपकी और मेरी सोच ही केवल काफी नहीं है। हमें इसे तोड़ने के लिए चाहिए द्रोणाचार्य, एक द्रोणाचार्य जो हमें मार्गदर्शन करे इससे बाहर निकलने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन ऑनर टू प्रेजेंट टुडे इन फ्रंट ऑफ यू इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्रोणाचार्य, प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष नायर।
यू वेरी मच। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम टू चक्रव्यूह। बहुत खुशी है आप लोगों को यहाँ पर देखते हुए। बड़ा जमाना हो गया मैं ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, क्योंकि मैं अभी आजकल मोटिवेशनल पेप टॉक वगैरह देना बंद ही कर दिया हूँ। आजकल मैं सिर्फ एक से एक 1-to-1 खाली मीटिंग करता हूँ और इंडिविजुअल्स के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन फिर भी जब मिस्टर पाटिल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि नायर साहब हमारे को ये इन्फोदीप के तहत एक प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा कि ओके फाइन, क्या करना है? तो उन्होंने कहा चक्रव्यूह। तो मैं भी एक चक्रव्यूह में फंस गया कि यार ये चक्कर क्या है, चक्रव्यूह उन्होंने जब कहा। जब आप लोग भी चक्रव्यूह के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है आपका? व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड चक्रव्यूह, क्या आपके दिमाग में आता है? टेल मी क्विकली, क्या नाम याद आता है आपको, या फिर क्या चीज? या यस मैडम, अभिमन्यु। यस मैडम, एब्सोल्युटली राइट। जब आप चक्रव्यूह की बात करते हैं तो आपको याद आता है अभिमन्यु। ओके, एंड यही हुआ मेरे साथ भी। एंड वी सेड दैट ओके फाइन, चक्रव्यूह जब मैंने भी सोचा तो मुझे अभिमन्यु की याद आई, अभिमन्यु की याद आई तो मुझे कुरुक्षेत्र की याद आई, और कुरुक्षेत्र की याद आई तो मुझे महाभारत की याद आई। एंड इस तरह से, एंड फिर मैंने ये सोचने को शुरू कर दिया। जब इन्होंने कहा चक्रव्यूह तो मैंने शुरू कर दिया सोचने के लिए ये क्या है ये चक्रव्यूह। तो आई बिलीव इट इज अ सर्कुलर डिजाइन, एक सर्कुलर डिजाइन है और कुछ इस तरह से होता है। इसका लाइट्स अगर कोई कम कर देवे तो इस तरह से ये दिखता है। ये द्रोणाचार्य ने बनाया था या जो भी है, ये वॉर में एक चक्रव्यूह इसको बोलते हैं कि एक सर्कुलर फॉर्मेशन होता है, एक राउंड फॉर्मेशन होता है। पहले आपको इस फॉर्मेशन में पहले यहां से तोड़ना पड़ता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है। इस तरह से एक राउंड चक्रव्यूह में एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेन जो इंसान लोग होते हैं, मेन राजा लोग होते हैं, जो मेन आदमी लोग होते हैं, वो कहां रहते हैं? वो एकदम बीच में। तो आजू बाजू में एक एक करके चक्रव्यूह को आपको तोड़ना पड़ता, फिर सेकंड को तोड़ना पड़ता, फिर थर्ड को तोड़ना पड़ता, फिर फोर्थ को तोड़ना पड़ता, फिर फिफ्थ को तोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ के ही आप अंदर तक फॉर्म जा सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रू फॉर्मेशन। चक्र इज सर्कुलर ट्रू फॉर्मेशन, तो it is done in a manner, it's a circular style to engulf the target in। जो भी आदमी इसके अंदर आता है उसे फंसाने का कार्यक्रम है ये, आदमी को अंदर लेने का, और फिर वो भारी नहीं निकल सके, कार्यक्रम ये है। उसी तरह से जिस तरह से कस्टमर तुम्हें दरवाजे के अंदर लेता है, और जिस तरह से जिंदगी में हम कई बार बहुत सारे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो मैंने कहा कि इसके बारे में थोड़ा बात करें और फिर सब्जेक्ट के तरफ चलेंगे। So it is a kind of a circular formation and you keep getting inside and inside and inside and जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभिमन्यु was the son of Arjuna and सुभद्रा जो कृष्णा की बहन थी। और अल्टीमेटली आप ये ना सोचिए कि मैं महाभारत चालू कर रहा हूं एंड थिंग्स लाइक दैट, बट थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए उससे ओनली अभिमन्यु को मालूम था और अर्जुना को मालूम था और कृष्ण को मालूम था कि ये चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इसके अंदर जा सकते हैं। ओनली अभिमन्यु, अर्जुना, कृष्ण न्यू हाउ टू ब्रेक द्रोणाचार्य के ये सर्कुलर ट्रू फॉर्मेशन जो महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र महाभारत में जो हुआ था, ये सिर्फ अभिमन्यु, अर्जुना और कृष्णा ये लोग ही जानते थे कि इसके अंदर कैसे जाना है। ब्रेकिंग थ्रू सच अ डिजाइन व्यूह जिसको बोलते हैं ऑफ ए सर्कल was special type of knowledge। इसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज लगती है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक स्पेशल नॉलेज लगती है, एक स्पेशल काबिलियत लगती है। ये हर आदमी का गेम नहीं था, युधिष्ठिर नहीं जानता था ये, उसी तरह से भीमा जो है वो भी नहीं जानता था, बहुत सारे लोग जो थे वो ये नहीं जानते थे, बहुत ही कम लोग इसको जानते थे। तो युधिष्ठिर जब सेना का इंचार्ज था और भीमा जब सेना का इंचार्ज था, तो वो अभिमन्यु को पूछता है कुरुक्षेत्र के वॉर में कि बेटा तू हमारे को लीड कर सकता है कि नहीं? अभिमन्यु, कैन यू लीड अस इनटू द चक्रव्यूह? बिकॉज एट दैट टाइम अर्जुना एंड कृष्णा एंड ऑल वेर अवे इन अनदर प्लेस। द्रोणा ने एक चाल चलाई थी जिससे कि अर्जुना और कृष्णा वेर नॉट अवेलेबल और वो लोग एक जगह पे, अलग जगह पे वॉर फाइट कर रहे थे।
और वो टाइम पे युधिष्ठिर के पास और कोई चारा ना होने की वजह से उसने अभिमन्यु को पकड़ लिया और उसने बोला बेटा तू हमारे को लीड करेगा क्या, चक्रव्यूह में अंदर लेके जा सकता है क्या, एंड वी नीड टू डिफीट द कौरवास। इस तरह से जब रिक्वेस्ट आती है अभिमन्यु एग्रीज, अभिमन्यु एग्री करता है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कृष्ण का नेफ्यू हूं और अर्जुन का बेटा हूं, एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल फाउंडेशन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिमन्यु एग्री करता है, बट वो एक चीज बोलता है युधिष्ठिर को कि आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर निकलना नहीं मालूम युधिष्ठिर जी, मुझे इससे बाहर निकलना नहीं मालूम, मुझे सिर्फ अंदर जाने को मालूम है, मुझे अंदर जाने को मालूम है। आई नो हाउ टू गेट इनसाइड बट आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। अर्जुन जानता था अंदर जाना और बाहर आना, कृष्ण जानता था अंदर जाना और बाहर आना, लेकिन अभिमन्यु सिर्फ एक चीज जानता था, वो था सिर्फ अंदर जाना, सिर्फ अभिमन्यु अंदर जाना जानता था। स्टोरी ऐसा जाता है कि कृष्ण सुभद्रा को एक जमाने में, और ये भी कहां से सीखा अभिमन्यु, ये भी बात कहां से सीखा, स्टोरी ऐसा जाता है कि कृष्ण जो है उसकी बहन सुभद्रा को ये चक्रव्यूह के बारे में समझाता है कि कैसे चक्रव्यूह में अंदर जाना है, कैसे चक्रव्यूह का फॉर्मेशन होता है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे तोड़ा जाता है, ये चीज उसको समझाता है, कृष्ण सुभद्रा को समझाता है। वो टाइम पे अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था, अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था, और यह कहा जाता है कि अभिमन्यु भी यह सुन रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे जाने का। उसकी मां जो सुभद्रा है वो सुन रही थी ये स्टोरी, और ये भाई साहब भी ये स्टोरी को समझ रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे जाने का। बीच में जैसे ही चक्रव्यूह तक कैसे पहुंचने का ये जब स्टोरी उसने सुना दिया सुभद्रा को, तो सुभद्रा सो गई। सुभद्रा जब सो गई, अर्जुन ये अभी शुरू कर रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलना, ये स्टोरी सुनाने के पहले ही सुभद्रा सो गई, एंड देयरफॉर उसके साथ ही अभिमन्यु का कार्यक्रम भी खत्म हो गया। उसका जो नॉलेज अपग्रेडेशन जो था उसका कार्यक्रम खत्म हो गया, एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट। युधिष्ठिर सेज बेटा तू चिंता मत कर, यू जस्ट ब्रेक द फॉर्मेशन, तू खाली वो फॉर्मेशन को तोड़ के दे, एक फॉर्मेशन तोड़ तू अंदर निकल, पीछे पीछे हम लोग आ जाएंगे, दूसरा फॉर्मेशन तोड़ अंदर जा, हम लोग पीछे पीछे आ जाएंगे, यू ब्रेक द फॉर्मेशन एंड मेक वे फॉर अस टू एंटर, वी विल फॉलो क्लोज अप एंड प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी, यू गो अहेड। ही एंटर्ड, अभिमन्यु एंटर्स द चक्रव्यूह बट अदर्स कुड नॉट, रीजन बीइंग जयद्रथ बोल के एक आदमी होता था, उसने बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वो जो छेद हुआ था, जो चक्रव्यूह का पहला छेद करके जो अभिमन्यु अंदर गया, उस छेद को ही इसने ब्लॉक कर दिया, एंड देयरफॉर द एंटायर पांडवा आर्मी वाज लेफ्ट बिहाइंड, एंड चक्रव्यूह के अंदर पहला कदम को तोड़ते हुए अभिमन्यु घुस गया। उसके बाद फाइट करते करते दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, बहुत ही ब्रेव फाइटर था अभिमन्यु, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन हजारों लोगों को मौत की घाट उतार के वो अंदर तक पहुंच गया, एकदम डीप अंदर तक पहुंच गया। जैसे हम लोग भी एजेंसी लेके कस्टमर के घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जैसे हम लोग भी बिजनेस करके एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, जैसे हम लोग भी थोड़ी सी एजुकेशन लेके एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसी तरह से। लेकिन कहानी यहां से आगे बढ़ती है, एंड कौरवास एंड देयर ट्रूप ब्रोक द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में, वॉर में ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे लड़ रहा हूं तो आप और मैं खाली लड़ सकते हैं, मेरे पीठ पीछे कोई वार नहीं कर सकता है। ये रूल है वॉर का कि यू हैव टू फाइट 1 to 1, कोई बीच में आके आपको वार नहीं कर सकता, कोई पीछे से नहीं कर सकता है। लेकिन कौरवास ने ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, वॉर का जो रूल है, वो रूल को भी तोड़ दिया। जैसे कस्टमर लोग भी रूल को तोड़ देते हैं, इस तरह से वो कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने तोड़ दिया, एंड दे जॉइंटली अटैक्ड यंग अभिमन्यु। 7 महारथी द्रोणाचार्य, कृपा, शकुनी, अश्वत्थामा, कर्णा और दुशासन प्लस दुर्योधन ने मिलके इसकी वध कर दी, एंड ही वाज किल्ड, एंड दैट वाज द एंड ऑफ अभिमन्यु। वीर गति को प्राप्त हो गया अभिमन्यु। Why did this happen to Abhimanyu? What do we learn from this? Can you tell me?
ये अभिमन्यु के साथ क्यों हुआ और इससे हम लोग ने क्या सीखा? क्विकली कैन यू रेज योर हैंड एंड टेल मी, आपने क्या सीखा? हम लोगों को इससे सीखने को क्या मिलता है? इस चक्रव्यूह में इसका घुसना और इस तरह से बाहर नहीं निकलना, इससे हमने क्या सीखा? यस मैडम, हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। यस सर, डिपेंडिंग ऑन दूसरों के ऊपर डिपेंड करना कि यार मैं अंदर जाऊंगा तो तुम मुझे बचा लोगे, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, औरों के ऊपर डिपेंड करना अपने सक्सेस के लिए, औरों के ऊपर डिपेंड करना अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, और अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स के लिए औरों के ऊपर डिपेंड करना, ये हमें सीखने को मिला। यस, और क्या सीखने को मिला? यस, व्हाट एल्स डिड वी लर्न फ्रॉम दिस होल थिंग? यू सेड, मैडम ने कहा हाफ हार्टेड नॉलेज, हाफ नॉलेज होने से ये हो सकता है। और क्या सीखने को मिला? यस, एनीबॉडी? एनीबॉडी? यस, तुम्हारे लाइफ में ये याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी ब्रेक सकता है। कस्टमर तुमसे रिबेट मांग सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है मांगना चाहिए। कस्टमर तुमसे रिबेट मांग सकता है, कोई भी कर सकता है, बिरला सन लाइफ आ सकता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोल के तुम्हारे बनाए हुए चीजों जा सकता है। यस, व्हाट एल्स? कोई और यहां पर कुछ बताना चाहता था? ओवर कॉन्फिडेंस, दिस वॉज एन एब्सोल्यूट क्लियर केस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे क्या सीखने को मिला? एज यू राइटली सेड, लैक ऑफ नॉलेज टू एस्केप, पार्शियल नॉलेज था उसे, सिर्फ थोड़ा नॉलेज था चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। फॉल्स कॉन्फिडेंस, रॉन्ग एटीट्यूड है ये। फॉल्स कॉन्फिडेंस कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं अर्जुन का बेटा हूं और कृष्ण का नेफ्यू हूं और मेरे साथ कुछ नहीं होगा, और मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज अचीव किया है, मैंने आईआरडीए का कोर्स अचीव किया है, मैंने थोड़ा सा सेलिंग के बारे में सीखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे सिर्फ अंदर जाना है, कस्टमर को जाना फोन करना है और मुझे ताबड़तोड़ अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मुझे सिर्फ कस्टमर के पास जाना है और वहां पर बैठना है और वो फटाफट हमारे को धंधा दे देगा। इस तरह का एक ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट इनफ स्किल्स to handle the situation in which one enters। अगर आप चले गए अंदर, आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल नहीं है, तो आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। अगर आपके कपड़े सही नहीं है, आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। अगर आपके एटीट्यूड सही नहीं है, तो आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। अगर आपका नॉलेज इनफ नहीं है, तो आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। अगर आपके सही आदतें नहीं है, तो आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजीज नहीं है, तो आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। नॉट नोइंग द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, कैसे स्टार्ट करना है सेल्स कॉल, कैसे सेल्स कॉल को एंड करना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ये जब उसके पास नहीं था। नो प्रॉपर गाइडेंस, नो प्रॉपर गाइडेंस बाय एन एक्सपर्ट इन द गेम। इसने जो गाइडेंस लिया था कोई एक्सपर्ट से नहीं लिया था, उसने युधिष्ठिर से लिया था, जो खुद सिर्फ ये बोलने के लिए तैयार था कि तू बेटा अंदर घुस जा और बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। युधिष्ठिर खुद नहीं जानता था कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, और भी लोग नहीं जानते थे। So no proper guidance. So when you take guidance from people who are not expert, taking guidance from less informed people, you can get into a चक्रव्यूह। Lack of right habits, उसको आदत नहीं थी चक्रव्यूह में जाके, उसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी चक्रव्यूह में घुसना, बाहर निकलना, घुसना, कभी भी उसने प्रैक्टिस भी नहीं किया। मतलब फोन आप कर रहे हैं, लेकिन फोन का प्रैक्टिस अगर आप घर में नहीं करते हैं, मार्केट में जाते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन के ऊपर किताबें पढ़ के उसे प्रैक्टिस करके, उसे ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर टेप करके, उसे समझ के बराबर हैंडल करने की जो तरीका है, उसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, लगातार आपने प्रैक्टिस नहीं किया, स्टेप्स ऑफ सेल्स को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपके बोलने की क्षमता को बढ़ाने की आपने प्रैक्टिस अगर नहीं किया, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं किया आपने, अगर लगातार अगर आपने अच्छी आदतें अपने में नहीं डाली, तो वहां पर आप चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। लैक ऑफ बैकअप प्लान्स, लैक ऑफ बैकअप प्लान्स। कोई बड़ा एक क्लाइंट बोलता है कि आई विल गिव यू अ बिग सेल, और उस बड़े सेल के पीछे हम भागते हैं और फिर हम सोचते हैं कि उसकी वजह से हमारी एमडीआरटी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में 4 और केस हमने खड़ा नहीं किया, बैकअप प्लान नहीं था, वो एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो सेल हमारे को नहीं मिला, हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज, मेथड्स, अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजीज नहीं है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्रीमियम में अटक गए हैं, छोटे छोटे प्रीमियम लेने के चक्कर में अटक गए। बहुत सारे लोग चक्रव्यूह में फंस गए हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट्स के पास जाते हैं, पगार लेने वाले क्लाइंट्स के पास जाते हैं। पगार लेने वाला क्लाइंट एक लेवल तक तुम्हें मदद कर सकता है, एक लेवल का अमाउंट का बिजनेस आपको दे सकता है, हर साल वो आपको बिजनेस नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पगार लेने वाले के साथ जाके बैठने की आदत लग गई और मैं फंस गया अपने ही चक्रव्यूह में। लैक ऑफ प्रिपरेशन, दिस मीन्स
One thing that I have understood from this whole game, this means even though Abhimanyu was motivated, he was absolutely motivated. Even though Abhimanyu had partial knowledge, even though Abhimanyu was target oriented, वो जानता था कि he will reach the center of the Chakravyuh and he will kill everybody. He was absolutely very powerful, motivated, partial knowledge, target oriented. He was very, very enthusiastic. He had zeal, he had commitment. He was absolutely committed. डर ही नहीं रहा था, कस्टमर के पास जाने को डर नहीं रहा था, और इतनी बड़ी सेना है कस्टमर, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा था. He was absolutely committed. जुनून था उसमें और हार्डवर्क करने को तैयार था. उसके बावजूद वो हार गया. उसके बावजूद वो हार गया. एंड देयरफॉर हम भी हार सकते हैं. You may have little knowledge, you may have some skills, you may have some attitudes, you may have some knowledge, all kinds of things. In spite of all these things, commitment के बावजूद भी हम हार सकते हैं. Same way, have we also got stuck in our own Chakravyuh? आज अपने को ये देखना है कि क्या हम लोग, तो मैं कुछ चंद बातें आपसे करने वाला हूं. अब से लेके 2 बजे तक, 2 सवा 2 बजे तक मैं आपसे बातें करने वाला हूं. आप लोग, हर आदमी हर चक्रव्यूह में नहीं फंसा होगा. अलग अलग इंसान लोग अलग अलग चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं. तो शायद आप 3 चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कोई 4 चक्रव्यूह में फंसा हुआ है. मेरे पास आज बात करने के लिए एक्चुअली मेरे पास 53 चक्रव्यूह है, 53 चक्रव्यूह जिसमें हम लोग अटकते हैं. लेकिन मैं कोशिश करूंगा 13 आपसे शेयर करने का. वक्त जितना होगा उसके हिसाब से होगा और टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम करेंगे. लेकिन मेरे मन में 13 चक्रव्यूह के बारे में आज बात करने की इच्छा है और मैं आपको एक एक चक्रव्यूह के बारे में बताता हूं कि हम लोग शायद चक्रव्यूह में अटक तो नहीं. मैं ये नहीं जानता हूं कि आप अटके हैं कि नहीं. अगर नहीं अटके हैं, वेरी गुड. अटक चुके हैं तो निकलने की आप चक्कर चलाइए. Because each one of you has the ability to do it. Each one of you has the capacity to do it. Each one of you has the commitment to do it. हम में से हर आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है. हम में से हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है. हम में से हर आदमी कुछ कर दिखाना चाहता है. हम में से हर आदमी अपने फैमिली के सपने को पूरा करना चाहता है. हम में से हर आदमी अपने जीवन के सपनों को साकार करना चाहता है. हम में से हर आदमी अपने बच्चों को सबसे बढ़िया स्कूल और कॉलेज में भेजना चाहता है. हम में से हर आदमी बड़ा घर रखना चाहता है. हम में से हर आदमी लगातार कंटिन्यूअसली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है. हम में से हर आदमी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, प्रोग्रेसिव रहना चाहता है. लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही करतूतों की वजह से हम कहीं बार चक्रव्यूह में अटक जाते हैं. तो मैं आपसे सबसे पहला चक्रव्यूह का नाम है द एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह. ये एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह क्या होता है? पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग सब धंधे वाले. डू यू एग्री विथ मी? वी आर ऑल बिजनेसमैन. हम लोग नौकरी वाले नहीं है. जब आप, मैं उसकी भी बात नहीं, आप पार्ट टाइमर रहेंगे लेकिन पार्ट टाइम में आप कोई कंपनी में काम करते हैं, लेकिन शाम को जब आप निकलते हैं 6 बजे, 6 से लेकर 10 बजे तक आप काम करते हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक धंधे वाले हैं. आप 9:30 बजे से लेकर 6 बजे एक अकाउंटेंट का नौकरी करते रहेंगे किधर, लेकिन शाम को जब 6 बजे से लेकर 10 बजे जब आप मार्केट में जाते हैं, चरनी रोड में या बोरीवली में या थाना में या जिधर भी, आप एक धंधे वाले हैं, आप एक बिजनेसमैन है. सबसे पहला बात, आप एक बिजनेसमैन है. यू आर एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन, धंधा जो चलाता है. जैसे मैं स्मार्ट कंसल्टेंसी बोल के ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं. 15 साल मैंने नौकरी किया, यूरेका कोप्स में नौकरी किया, रियल वैल्यू में नौकरी किया, टीम प्रोडक्टिविटी में नौकरी किया. 15 साल मैंने नौकरी की और पिछले 5 साल से मैं खुद की धंधा चला रहा हूं, खुद का बिजनेस चला रहा हूं. कंपनी का नाम है स्मार्ट कंसल्टेंसी. हम लोग है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिजनेस में. तो मैं आज से 5 साल पहले 10 फेब सन 2000 को मैं बन गया धंधे वाला. मैं बन गया धंधे वाला. आप भी शायद 10 फेब 2003 को आपने एजेंसी ले ली, आप बन गए बिजनेस. किसी ने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया, किसी ने 8 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 2 साल और कोई कोई तो 6 महीना पहला अपना बिजनेस चालू किया और वो बन गया एंटरप्रेन्योर. ना एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में फंसता क्यों है? क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो उससे 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं. हु इज एन एंटरप्रेन्योर? ही हैज टू मेक 2 फंडामेंटल चॉइसेस इन लाइफ. उसे 2 चॉइसेस करने पड़ते हैं. जैसे आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपको 2 चॉइस करने पड़ेंगे और ये बहुत सारे लोग ये 2 चॉइस करते नहीं है. इसके लिए वो फंस जाते हैं अपने ही चक्रव्यूह में. सबसे पहला चॉइस
एक एंटरप्रेन्योर, एक धंधे वाले का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है, ही चूजेस टू डिपेंड entirely upon personal abilities as the basis for economic and financial security for the future. अंग्रेजी मुझे भी ये समझ में नहीं आई, इसको मैं समझाता हूं। सिंपल बात है, आज से 40 साल तक, आज मैं हूं 40 इयर्स ओल्ड, समझो और 20 साल मैं स्मार्ट कंसल्टेंसी चलाऊंगा, आने वाले 20 साल, और अब तक कितना साल चला चुका हूं ये बिजनेस को? 5 साल। तो सन 2000 को 10 तारीख को, फेब 10 तारीख को 3 बजे दोपहर को जब मैंने धंधे वाला बन गया, तब मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था, वो दिन से लेके मेरे मरने के दिन तक मेरी खुद की डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी। आज के बाद ना मेरे ऊपर कोई ब्रांच मैनेजर होगा, ना सुपरवाइजर होगा, ना वाइस प्रेसिडेंट होगा, ना जनरल मैनेजर होगा, क्योंकि जब मैं यूरेका में काम करता तो मेरे ऊपर था, जब मैं सेल्समैन था तो मेरे ऊपर ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर के ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के ऊपर सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, उसके ऊपर जनरल मैनेजर। सब लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे, कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, कोई कौशल्य दे रहा है। लेकिन जो दिन 10 फेब सन 2000 3 बजे दोपहर को मैं धंधे वाला बन गया, वो दिन से लेके मरते दम तक मैं अकेला आदमी हूं, और मेरी काबिलियत को डेवलप करना ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्मार्ट कंसल्टेंसी का ओनर, सीईओ मैं ही रहने वाला हूं आज से 5000 साल तक। तो आज से 5000 साल तक अगर मुझे ये कंपनी चलाना है, तो मेरे में जो जो क्वालिटियां आनी चाहिए ये धंधा चलाने के लिए, मेरे में जो जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ये धंधा चलाने के लिए, ये डेवलप करने की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। और जैसे ही मैं अपने आप को लगातार डेवलप करते रहूंगा, लगातार मैं अपने काबिलियत को लगातार डेवलप जैसे जैसे करते रहूंगा, वैसे वैसे मैं अपना एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हूं, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हूं। ना कई लोग धंधे वाले बन जाते हैं, धंधे वाले बनने के बाद धंधे वाले का सबसे पहला नियम कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, मेरी पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भूल जाते हैं। और ये सोचते हैं लोग, धंधे वाले ये सोचते हैं कि मेरा डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का है, मुझ में कौशल्य भरने का, मुझ में नॉलेज भरने का, मुझ में नए नए एटीट्यूड्स लाने का, मुझ में नई आदतें लाने का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का है। जैसे आप किसी और के ऊपर हाथ डाल देते हैं, आप चक्रव्यूह में फंसने को चालू हो जाते हैं, आपका बिजनेस में आप फंसने को चालू हो जाते हैं। तो पिछले 5 सालों से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और मैंने लगातार अपने आप को बनाने का कोशिश चलाया। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेकंड डिसीजन ये है, द पर्सन हु इज एन एंटरप्रेन्योर चूजेस नॉट टू एक्सपेक्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन लाइफ अंटिल ही हैज क्रिएटेड वैल्यू फॉर समवन एल्स। एंटरप्रेन्योर की दूसरी क्वालिटी ये है, जब तक मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा तब तक आपसे कुछ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। Unless and until I create value for you, I cannot expect economic returns, financial returns। यानी कि आप अगर मेरे कस्टमर हैं, अगर मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, आपको कुछ ऐसे नहीं बताया जो आपको मालूम नहीं था, जब तक मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया तब तक आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं आपको आपके जीवन प्रमुख के बारे में बता दिया, ये वैल्यू नहीं होता। क्योंकि कस्टमर अगर आप नहीं तो कम से कम एक फोन करके किधर और से उसके बारे में जानकारी ले सकता है। कोई भी चीज जो कस्टमर दूसरे जगह से जानकारी अगर हासिल कर सकता है, तुम्हारे को छोड़ के और किधर से अगर जानकारी ले सकता है, तो समझ लेना यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने जाके उसको प्रोडक्ट समझा दिया तो दैट इज वैल्यू क्रिएशन। दैट इज नॉट वैल्यू क्रिएशन। जैसे ही आपने दूसरों को वैल्यू क्रिएट किया, वैसे ही आपको रिटर्न्स में पैसे मिलेंगे। इस तरह से देयरफॉर ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एंटरप्रेन्योर की। बहुत सारे लोग ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते एंड देयरफॉर वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो पहला चक्रव्यूह इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह। द सेकंड चक्रव्यूह जो है, जब मैंने ये डिसाइड कर दिया, जब मैं ये समझ गया
कि ये मतलब मुझे अगर ये धंधे में सक्सेसफुल होना है, इस धंधे में आने वाले हर तकलीफ को आगे चल के अगर मुझे फेस करना है, तो इसके लिए जो जो नॉलेज लगेगा, काबिलियत लगेगा, मुझे ही डेवलप करना है। तो मैं अगला कदम लेता हूं डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन जानने के बावजूद भी जब मैं अगला कदम अपने डेवलपमेंट की तरफ लेता नहीं हूं, तो मैं आगे फिर फंसने को शुरू हो जाता हूं। So second Chakravyuh is known as the no self development and education Chakravyuh. आज से कई साल पहले मैं आपको सक्सेस ट्रायंगल के बारे में सिखाता था, एंड एवरीबॉडी सिटिंग आउट हियर, ज्यादातर हर आदमी ये सक्सेस ट्रायंगल मेरे से सुना होगा। आज रिपीटेशन के वास्ते भी और चंद जो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज होता है जिसका नाम है सक्सेस ट्रायंगल। सक्सेस ट्रायंगल में 3 चीज होता है, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल्स और तीसरा होता है एटीट्यूड्स। नॉलेज यानी कि कंपनी का नॉलेज, नॉलेज यानी कि आपके पास कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंपटीशन का नॉलेज होना चाहिए, टेरिटरी का नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर बिहेवियर का नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए स्किल्स यानी कि कौशल्य। कौशल्य, ये स्किल इज नथिंग बट नॉलेज इन एक्शन। जो मैं आज आपके सामने यूज कर रहा हूं, अभी मैं जो स्किल यूज कर रहा हूं उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लोगों के सामने खड़े रहने की, बात करने की जो कलाकारी है उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैं आपके सामने वापर रहा हूं। समझो आज रात को मैं जाके एक पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बुक पढ़ता हूं तो मुझे सिर्फ मिलता है नॉलेज, लेकिन फिर उस बुक के अंदर लिखा हुआ एक एक बात को जब मार्केट में जाके मैं करता हूं, व्हेन मैं नॉलेज को यूज करके उसे एक्शन में कन्वर्ट करता हूं, जैसे उस बुक में लिखा है कि जब भी लोगों से बात करो तो एंथुजियास्टिकली बात करो, और उस बुक के हिसाब से मैं आपके सामने एंथुजियास्टिकली बात करता हूं तो मैं मेरा नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझ में नॉलेज का कन्वर्जन हो जाता है स्किल। उसी तरह से एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल को अगर आगे बढ़ना है तो कौन सी कौशल्य की जरूरत पड़ेगी? सेलिंग स्किल्स, बेचने की कौशल्य उसे आना चाहिए, मैनेजमेंट की कौशल्य आना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स की कौशल्य आना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, लोग अगर आपके नीचे 5 आदमी है तो उससे काम निकालने की आप में क्षमता होना चाहिए, वो भी एक स्किल है। मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपको काम निकालना है यू हैव टू हैव मैनेजमेंट स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लोगों के सामने खड़े रह के बात करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, अच्छी प्रेजेंटेशन करने की आप में कौशल्य होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी बात करने की जो कैपेसिटी है वो आप में होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के लोगों को जानता हूं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, बोलने का तरीका जो है साधारण है, साधारण है, और उन्होंने अपने कम्युनिकेशन को सुधारने की कभी कोशिश नहीं की। वो सोच रहे हैं कि साधारण बोलना यानी कि कम्युनिकेशन होता है, साधारण बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता है। साधारण बोलना आपके घर में आपके बीवी और बच्चों के साथ वापर सकते हैं, लेकिन धंधे में जब आप उतरते हैं तो जिस तरह का बातचीत आपको करना चाहिए वो एक स्पेशल टाइप की कलाकारी होती है, स्पेशल टाइप की अलर्टनेस होती है। वो जब तक आप में अगर आया नहीं तो हम बोलेंगे कि आप में वो कम्युनिकेशन का स्किल या कौशल्य नहीं है। और इन दोनों के साथ आपको चाहिए सही एटीट्यूड्स इन लाइफ। सही एटीट्यूड्स यानी कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, ये सब एटीट्यूड्स आप में होना चाहिए। नाउ मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं बनूंगा धंधे वाला। मैंने ये भी डिसाइड कर दिया कि धंधे वाला होने की वजह से मेरी डेवलपमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर को समझने के बावजूद भी वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि हम में से कईयों को या तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने को नहीं आता है, हम में से कईयों को या तो सेलिंग करने को नहीं आता है, हम में से कईयों तो या तो कम्युनिकेशन करने को नहीं आता, हम में से कईयों को प्रेजेंटेशन नहीं आती, हम में से कईयों में एटीट्यूड सही नहीं है, हम में से कईयों की नॉलेज की कैपेसिटी बहुत कम है। तो जैसी इनमें से कोई भी चीज की कमी होगी तो हम अपने ही क्रिएटेड चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें बाहर से चक्रव्यूह की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही शकुनी बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही जो अश्वत्थामा बैठा हुआ है,
हमें बाहर से कोई वध करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम लोग अपने ही मौत का कारण बनते हैं, ज्यादातर हम लोग ही हमारा ही डाउनफॉल का कारण बनते हैं। तो जब मैंने कैसे अपना ये डेवलप किया, 1988 में मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया। 1989 में मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन सिचुएशन, उसका मैंने अलग सा कोर्स किया। तो सबसे पहला मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया पालेकर साहब के पास जाके 1988 में 1989 में मैंने जाके दूसरा कोर्स किया जिसका नाम है रैशनल इमोटिव थेरेपी, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस इन लाइफ। 1989 में मैंने 3 साल का मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया जहां पर 30 सब्जेक्ट्स का मैंने अध्ययन किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया। 1992 में मैंने एक प्रोग्राम किया जिसका नाम है अचीवमेंट चैलेंज, हाउ टू टेक ऑन चैलेंजेस इन लाइफ, उसका मैंने अध्ययन किया। 1993 में डिक शेवर के पास गया और बहुत ही बढ़िया लेटर्स कैसा लिखने का, उसका मैंने पढ़ाई लिखाई किया। 1994 में डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में जाके लीडरशिप का कोर्स किया। 1995 में डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में जाके सेलिंग स्किल्स का मैंने कोर्स किया। 1996 में फोरम लीडरशिप का कोर्स किया। 1995 में लाइफ बोल के लिविंग इन फ्रीडम एंड इंक्वायरी, इसके ऊपर मेडिटेशन का मैंने कोर्स किया। 1996 में एडवांस मेडिटेशन का कोर्स किया। 1998 में वापस मैंने फोरम लीडरशिप कोर्स किया। 1998-99 में साइंटोलॉजी बोल के मैंने कोर्स किया, द मॉडर्न साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ बोल के। सन 2000 में मैंने सिनर्गॉजी, अच्छा ट्रेनर कैसे बनने का, उसका मैंने कोर्स किया। टॉम पीटर्स का मैंने कोर्स किया, स्टीफन कोवी का मैंने कोर्स किया। और पिछले 2-2.5 साल से मैंने करीबन कनाडा और यूएसए और यूके से बहुत सारे मटेरियल मंगाने चालू किए। लास्ट ईयर मैंने 6.5 लाख रुपए का मटेरियल मंगाया इंश्योरेंस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। और ये साल मैंने अब तक 5.5 लाख रुपए का मटेरियल मंगाया कनाडा, यूएसए और यूके से। लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लगातार अपने में नए स्किल आने के लिए और लगातार नए एटीट्यूड्स को डेवलप करने के लिए मैं बहुत सारा कार्यक्रम लगातार कर रहा हूं। इसके वजह से मैं आज तक 21 साल हो गया मुझे लाइफ में, मैं अब तक चक्रव्यूह में फंसा नहीं। लगातार मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, लगातार पैसे कमा रहा हूं, लगातार नाम बना रहा हूं, लगातार आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आज तक अगर नहीं फंसा हूं बिकॉज ये सक्सेस ट्रायंगल की वजह से। क्योंकि कई टाइम पहले मैं समझ गया कि मुझे मेरी ये ट्रायंगल को लगातार बढ़ाना है, लगातार बढ़ाना। नहीं तो हम वो घर है जिसका पेंटिंग नहीं हुआ, हम वो कार है जिसकी सर्विसिंग नहीं हो रही। कार के भी हम लोग सर्विसिंग करते हैं हर 5,000 किलोमीटर में, हर बाइक का भी सर्विसिंग करते हैं 2,000 किलोमीटर में। क्यों करते हैं? ताकि इंजन ऑयल बदलते हैं, गियर ऑयल बदलते हैं, क्लच ऑयल बदलते हैं, ये बदलते हैं, वो बदलते हैं, ताकि अपना कार और अपना बाइक बहुत अच्छा तरीके से चले। 5 साल में 3 साल में घर का पेंटिंग करते हैं ये सोचते हुए कि हमारा घर सुंदर दिखे, लेकिन हम लोग अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। मैं आपको आज बोलता हूं, if you really want to grow in life, if you want to really achieve big things in life, invest 15% of your income for self development। 15% आपका इनकम, अगर आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो 150 रुपया, अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,500 रुपया आप अपने नॉलेज और एटीट्यूड और स्किल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाहर जाइए, किधर भी जाइए, कोई भी कोर्स कीजिए, बुक्स खरीदिए, लेकिन लगातार, क्योंकि आप धंधे वाले हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि लगातार आपकी कौशल्य को, एटीट्यूड को और नॉलेज को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली आपका ही है। फिर मैंने आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, जब मैंने देखा कि मैं बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेन कर रहा हूं, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स के साथ साथ मैंने याद किया, मैंने देखा कि आपको चौथे चीज की जरूरत है, एंड दैट इज हैबिट्स। मेरे पास अच्छा नॉलेज है, मेरे पास इंश्योरेंस का अच्छा नॉलेज है, मेरे पास कंपनी का नॉलेज है, मेरे पास अच्छा सेलिंग स्किल्स है, मेरे पास अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन मैं सुबह उठता ही नहीं हूं। तो मैं सुबह उठता ही नहीं हूं, मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, मुझे कॉल करने की आदत नहीं है, मुझे रोज दाढ़ी करने की आदत नहीं है। आदतों ने मुझे मार डाला। तो अगर आप देखेंगे तो जिनकी आदतें अच्छी नहीं है वो अपने स्वयं चक्रव्यूह में फंसते हैं। अगर जानबूझ के अच्छी आदतें अपने आप में नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत तो लगनी ही है।
अगर जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 8-10 बजे तक तो सोए ही रहोगे। अगर जानबूझ के बुक्स पढ़ोगे नहीं और पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने नॉलेज तो बढ़ने वाली नहीं है। अगर जानबूझ के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके अपने कौशल्य को नहीं बढ़ाओगे तो अनजाने में आपका नॉलेज तो बढ़ने वाला नहीं है और आपका कौशल्य बढ़ने वाला नहीं है। जानबूझ के अगर आप अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लगने वाली। जानबूझ के अगर फील्ड में रोज जाने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में फील्ड में ना जाने की आदत पड़ जाएगी। अगर जानबूझ के धंधे वाले के पास जाने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में नौकरी करने वाले, कम पैसे कमाने वाले आदमियों के पास जाने की आदत डालोगे। अगर जानबूझ के बड़े प्रीमियम के पीछे नहीं जाओगे तो अनजाने में छोटे प्रीमियम की आदत आपको लग जाएगी। अगर जानबूझ के कमाया हुआ 20% पैसा सेविंग में नहीं डालोगे तो अनजाने में पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। अगर जानबूझ के लोन न लेने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में क्रेडिट कार्ड और लोन में टोटली फंस जाओगे। जानबूझ के आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, नहीं तो स्वयं अपने चक्रव्यूह में हम फंस जाएंगे। तो सबसे मेन बात, हर दिन आपको यह देखना है कि आपकी आदतें क्या हैं। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आपका फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक है। अगर जानबूझ के आप कैसेट सुनने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में तो आप नया कैसेट तो कभी सुनोगे नहीं। अगर जानबूझ के किताबें नहीं पढ़ोगे तो अनजाने में किताबों में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर आएगी नहीं। पिछले कई दिनों से मैं बहुत सारे किताबें पढ़ रहा हूं। 4 किताबें मैं अभी साथ में पढ़ रहा हूं। 4 किताबें मैं साथ में पढ़ रहा हूं। पहला किताब का नाम है 21st सेंचुरी एजेंट। इस बुक की कीमत है 17,000 रुपए। एक बुक पढ़ रहा हूं जिसका नाम है एबिलिटी। सिर्फ वो काम करना है जो तुम्हें पसंद है और उससे पैसे कैसे कमाना। एक बुक पढ़ रहा हूं कि इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में आगे चल के क्या होगा और एक कॉन्सेप्ट बनेगा प्रोड्यूसर्स ग्रुप बोल के। आजकल जो लफड़े चालू हैं, ये लफड़े तो चलते रहेंगे। इसके बाद किस तरह के नया एक उभर आएगा एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स ग्रुप। आप लोग ही बनाएंगे छोटे छोटे ग्रुप और आप और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्ट धंधा करेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या है, आजकल पढ़ाई मेरा चालू है। द ग्रेट क्रॉसओवर बोल के एक जबरदस्त किताब है कि ये धंधे में सक्सेसफुल होने के लिए, इंश्योरेंस के धंधे में, हाउ डू यू क्रॉस ओवर टू द न्यू लाइन। चारों किताब को साथ में पढ़ रहा हूं, चारों किताब को साथ में पढ़ रहा हूं। और बाकी इंश्योरेंस के ऊपर तो मैंने बहुत सारे किताब, पावर क्लोजिंग का हुआ, मेहदी फखरजादे का बुक हुआ, ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ बोला ये बुक हुआ, स्टीफन पुस्टाई का ये बुक हुआ। ये तो इंश्योरेंस की तो हजारों बुक तो मैं पढ़ता ही हूं, ये बात अलग है। जानबूझ के मैंने ये सब पढ़ने की आदत डाली। रात रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के कई बार पढ़ता हूं। कई बार ऑल्टरनेट डे सोता हूं। आजकल भूल जाता हूं सोने के लिए, क्योंकि मेरे लिए नींद करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरा फ्यूचर में मुझे क्या नॉलेज लगेगी उससे पकड़ के अपने अंदर डालना ये बहुत जरूरी हो गया। एंड देयरफॉर मैंने पढ़ने की आजकल बहुत जबरदस्त आदत डाल के रखी है। और इसके वजह से मैं आपको बोलता हूं, इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन के मैं बहुत साल और रहने वाला हूं, बहुत साल और रहने वाला हूं। इस इंडस्ट्री में होने वाली हर चीज 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं आपको बताऊंगा। आज से 2.5 साल पहले मैंने फ्यूचर शॉक बोल के एक प्रोग्राम लिया था। 2.5 साल पहले मैंने BSCS एक BSCS बोल के एक सेंटर है अंधेरी ईस्ट में, मैंने वहां पर 150 डेवलपमेंट ऑफिसर्स को लिए एक प्रोग्राम लिया था जिसका नाम है फ्यूचर शॉक। नाम भी एकदम बढ़िया रखा था मैंने, फ्यूचर शॉक। थोड़ा टाइम पहले उन लोगों को मिल गया। ऐसे मैंने एजेंट लोगों को बोला कि तुम्हारे जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। मैं कई बातें बोलता हूं वक्त के पहले। लोग सोचते हैं यार सरफिरा आदमी है, इसको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहा है। लेकिन मैंने जो जो बोला 96 में मैंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां आएगी। 98 में मैंने बोला वो लोग रहेंगे। 2000 में मैंने कहा कि एब्सोल्युटली कंपटीशन चालू हो जाएगा और यही सब कुछ हुआ। 2003 में, 2002 में मैंने जो जो बोला, फ्यूचर में क्या होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्रियां कैसी होगी,
क्या होगा फ्यूचर में, मैंने जो जो बताए हैं अपने कैसेट में, फ्यूचर शॉक में, वो सब सही है। आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी मैंने कई कैसेटों में बताया, लेकिन आज का सब्जेक्ट वो नहीं है। आज का सब्जेक्ट चक्रव्यूह है। अगर आप सब ये करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो मां कसम मैं आपको बोलता हूं, आप कभी चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं। मैं खुद कभी नहीं फंसूंगा, ये मेरा वादा है। जब तक मैं अपने आप को लगातार नॉलेज बढ़ाते रहूंगा, जब तक मैं अपनी नई कौशल्य बढ़ाते रहूंगा, जब तक मैं नई एटीट्यूड अपने में लाऊंगा, जब तक नई आदतें डालते रहूंगा, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे में वो सब नहीं है, और फिर मैंने सन 2003 में मैंने कहा कि सिर्फ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स मैं जानता हूं, दोज हु आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, दोज हु हैव गॉट द राइट एटीट्यूड्स, दोज हु हैव गॉट द राइट स्किल्स। यहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हैं जिनके पास सही नॉलेज है, सही स्किल्स है, सही हैबिट्स है, सही एटीट्यूड्स है। मेरे सामने एकदम राजेश सातोस्कर दिख रहा है, 3 times TOT क्वालिफायर, ये साल फिर TOT के लिए भाग रहा है। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज, गिव हिम अ बिग हैंड। तो वहां सामने दीपक दाबलिया, वहां पर पीयूष वोरा, और ऐसे मेरे सामने बहुत सारे लड़के बैठे हैं, लेडीज बैठे हुए हैं। इन सबको मैं कई जमाने से जानता हूं। मैंने देखा कि इनके पास नॉलेज है, एटीट्यूड्स है, हैबिट्स है, स्किल्स है। एक लेवल पे आ गए, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं जा रहे। MDRT हो गया, लेकिन COT नहीं हो रहा। 7 times MDRT, 6 times MDRT, 4 times MDRT, एक भी बार COT नहीं हो रहा। मुझे याद है पीयूष वोरा आया था आज से 3-4 साल पहले मेरे क्लास में, और बड़े एक क्लास चल रहा था सेलिंग स्किल्स का। बेचारा खड़े होकर बड़े ताव में बोल रहा है, माय नेम इज पीयूष वोरा, जादव जी वोरा का लड़का हूं, वो लाइफ टाइम मेंबर है MDRT का, मैं पिछले 6 साल से MDRT कर रहा हूं। मतलब बैठ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और उस क्लास में एक भी आदमी MDRT नहीं था। तो इसको बड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं साला टॉप हूं, फटाकड़ी हूं, AK-47 हूं। लेकिन 2 मिनट में बिठा दिया। मैं बोला तू 6 साल से वो कर रहा है, रिपीटेडली 6 साल से वही कर रहा है। 5 साल पहले भी तू वही कर रहा था, 4 साल पहले भी तू वही MDRT किया, 3 साल पहले भी तूने MDRT किया, 2 साल पहले भी तूने MDRT किया, 1 साल पहले भी तूने MDRT किया, तो तूने कौन सा बड़ा बात कर दिया। तब मेरे को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं along with knowledge, attitudes and skills, एक और चीज की जरूरत पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, and that is strategies. Strategies. और ये strategies are very very important, very very important. चंद स्ट्रैटेजियां मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे करीबन 50 से ऊपर स्ट्रैटेजीज है। तो therefore अच्छी स्किल्स, अच्छी हैबिट्स, अच्छी एटीट्यूड, अच्छी नॉलेज के साथ वो 50 स्ट्रैटेजीज क्या है ये भी जानना, और जान के उसे मार्केट में इंप्लीमेंट करना, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैंने अभी तक 2 चक्रव्यूह के बारे में बताया। पहला वाला चक्रव्यूह था, कौन सा चक्रव्यूह? एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह। और एंटरप्रेन्योर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1, अपना डेवलपमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी डेवलपमेंट के लिए कोई और हाथ डालने वाला नहीं है। दूसरी क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की, जब तक मैं दूसरों के लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करूंगा तब तक मैं कुछ रिटर्न में लूंगा। तो ये पहला चक्रव्यूह। तो जो लोग अपने को डेवलप नहीं कर रहे हैं और दूसरों के लिए वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे, वहां पर चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दूसरा चक्रव्यूह जिसका नाम था नो सेल्फ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन चक्रव्यूह, अपना ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन को नहीं बढ़ाने वाले लोग वैसे ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तीसरा, एक चक्रव्यूह होता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल चक्रव्यूह बोलते हैं इसको। क्या होता है कि किसी ने आपको कहा कि चलो बन जाओ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। आपने डिसीजन ले लिया, मेंटल डिसीजन ले लिया कि चलो भैया नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे को आगे बढ़ना ही है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। किसी ने अपना फुल टाइम नौकरी छोड़ के ये फुल टाइम ये ले लिया, तो मेंटल डिसीजन आपने ले लिया। कई लोग मेंटल डिसीजन ले लेते हैं, मेंटल डिसीजन के बाद सेकंड डिसीजन जो है नहीं लेने के वजह से चक्रव्यूह में फंसते हैं। सेकंड डिसीजन है फिजिकल डिसीजन। जब 1983-85 में मैं अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा था, तो
तो किसी ने कहा 1985 में, संतोष नायर, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में नाम कमाना है, जिंदगी में पैसे कमाना है, इज्जत कमाना है, शोहरत कमाना है, और जिंदगी में एक एक सपने को अगर पूरा करना है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको जाना है, और वो है प्रोफेशन ऑफ सेलिंग। सेल्स का प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसा, धन, दौलत आपके चाहतों के हिसाब से मिलेगा। एक ही प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको जाना है। और उन्होंने कहा, और मैंने भी डिसाइड कर दिया मेंटली, चलो। एंड वो टाइम पे मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीव गेन गिवर। तो मैं इस तरह का अकाउंटेंट का नौकरी करने वाला आदमी 1985 में मैं डिसाइड करता हूं, मेंटल डिसीजन लेता हूं कि मैं बनूंगा सेल्समैन। एक हाउसवाइफ यहां पर बैठी हुई है, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर उसके पास आता है, बोले आपके पास 4-5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो हाउसवाइफ लेती है एक मेंटल डिसीजन कि मैं बनूंगी सेल्समैन। एक दूसरा आदमी जो अकाउंटेंट का काम करता है या बैंक में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है, उसके पास एक डेवलपमेंट ऑफिसर जाता है, बोलता है व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन द इवनिंग। या फिर कोई आदमी जो परेशान है उसको ये बोलता है कि तुम ये धंधा छोड़ो, फुल टाइम तुम हमारे साथ आ जाओ। तो वो जब आदमी आता है तो वो लेता है मेंटल डिसीजन। मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं बहुत सारे लोग, मैंने भी ले लिया मेंटल डिसीजन सेल्समैन बनने का। लेकिन उसके बाद होती है वो फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन में मुझे क्या करना पड़ा, वो 18 किलो का सूटकेस। यूरेका फोर्ब्स में जब मैं 1985 में आया, 18 किलो का सूटकेस, 18 किलो का 58 सेंटीमीटर का सूटकेस लेके मुझे बोला गया ग्रैंड रोड ईस्ट तेरा टेरिटरी है। वर्ली में मेरी ऑफिस थी और मुझे बोला गया कि तुम्हारा टेरिटरी है ग्रैंड रोड ईस्ट। ये 18 किलो का सूटकेस लेके मुझे बोला गया कि घर घर में जाओ, घर घर में जाओ, दरवाजे पे नॉक करो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है, ठड़ेंग। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं यूरेका फोर्ब्स से आया, ठड़ेंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन से कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। इज दिस द टाइम टू नॉक, ठड़ेंग। ऐसे रोज सुबह वी वर सपोज टू नॉक 110 डोर्स, 110 दरवाजे हमारे को नॉक करने पड़ते थे। हर घर घर में जाके एक आदमी के घर में जाके हमें नॉक करना पड़ता था। और हर टाइम जब वो नॉक करता है, इट रिक्वायर्स अ फिजिकल डिसीजन, अ फिजिकल डिसीजन। लेकिन फिजिकल डिसीजन भी मैंने ले लिया, लेकिन जब एक एक आदमी मुंह पे जब दरवाजा मारता है तब बड़ा दुख होता है। एंड दैट इज नोन एज द इमोशनल डिसीजन। बड़ा दुख होता है जब आदमी मुंह पे दरवाजा मारता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठड़ेंग। जब मुंह पे दरवाजा मारता है, जब 110 दरवाजे में से मोर देन 95 पीपल, जब 110 दरवाजे में मोर देन 95 पीपल आपके मुंह पे जब दरवाजा मारता है, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने छोटे इंसान हैं। आपको एहसास होता है कि ये कितनी गंदी नौकरी है। आपको एहसास होता है कि इससे तो अच्छा साला अपन रोड पे बैठ के अगरबत्ती बेच सकते हैं। आपको एहसास होता है कि इससे तो बढ़िया नौकरी है साला कोई भी वेजिटेबल वेंडर बनने का। एहसास होता है आपका छोटेपन का। लोग मुंह पे आपको ऐसा दरवाजा मारते हैं तो आपको बहुत घृणा होती है अपने आप से, शर्म आती है अपने आप से, छोटा महसूस होता है अपने आप से। और वो टाइम पे टूटने का नहीं, वो टाइम पे टूटने का नहीं। जो लोग वहां टूट गए वो चक्रव्यूह में फंस गए। मेन काम है वहां पर टूटने का नहीं। That is known as the emotional decision, ready for toughness. जब 110 दरवाजे पे जब हम जाते हैं तो मोर देन 95 पीपल, 97 पीपल आपका दरवाजे पे मुंह पे मारते हैं। लेकिन फिर भी 10 से 11, 12 ऐसे लोग होते हैं जो आपको एंट्री देते हैं। मुझे एहसास हो गया कि मैं सिर्फ दरवाजा नॉक कर रहा हूं उन 10, 11, 12, 15 लोगों के लिए। मैं उन 95 के लिए जो मेरे मुंह पे दरवाजे मार रहे हैं उनके लिए दरवाजा नहीं नॉक कर रहा हूं। तो दैट इज नोन एज द इमोशनल डिसीजन। ऐसे टाइम पे बुरा नहीं मानने का, ऐसे टाइम पे जब आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा नौकरी है, ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा आदमी का काम है, जब अपने आप से घृणा होता है, यही टाइम है अपने आप को संभालने का और कंटिन्यू करने का, अगला दरवाजे पे जाने का। अगला दरवाजे पे जाने का जो कंटिन्यूएशन होता है दैट रिक्वायर्स इमोशनल डिसीजन। जो लोग वो इमोशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं वहां पर वो फंस जाते हैं। और ये टाइम पे, ऐसे टाइम पे कभी कोई इंसानों के पास जाके अपनी दर्द की दास्तां सुनाने का नहीं, सिर्फ भगवान को याद करने का।
इफ यू गो एंड टेल वन ऑफ योर कलीग्स कि यार मैं 110 दरवाजा नॉक किया, मेरे को 95 लोगों ने मारा मुंह पे, उसका स्टोरी बोलता तेरे को 95 ने मारा, मेरे को तो 110 का 110 ने मारा। तो बोलता यार, तो बोलता मैं तो सोच रहा हूं ये धंधा ही छोड़ दूं। तुम भी सोचता है कि ये धंधा छोड़ दूं। रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नेवर टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी गो टू पीपल हु आर अनहैप्पी, हु आर नॉट डूइंग वेल। अगर आपको जाना भी है तो ऐसे मजबूत आदमी के पास जाओ जो आपको बोलेगा 110 दरवाजा ही नॉक किया ना, जाके 110 दरवाजा और नॉक कर। वैसा आदमी लोग के पास ही आपको जाना है। लेकिन ज्यादातर लोग चक्रव्यूह में फंसते क्यों हैं? लेकिन क्योंकि इसलिए क्योंकि अपनी दर्द भरी दास्तां वो लोग कोई दुखी आत्मा को ही सुनाते हैं। अपनी दर्द भरी दास्तां जब आप एक दुखी आत्मा को सुनाते हैं तो वो वैसे भी फटा हुआ हालत में बैठा हुआ है, वो वैसे ही दुख में बैठा हुआ है, उसको जाके अगर आप सुनाओगे तो वो आपको आपके काम से ही लंबा करा देगा। तो ये है एक और चक्रव्यूह। मैं कभी ये चक्रव्यूह में फंसा नहीं। मैंने फिजिकल मेंटल डिसीजन लिया सेल्समैन बनने का, और मैंने वो पेटी उठा के, इतना दर्द होता था, 18 किलो का सूट के 4 माला चढ़ना, 4 माला नीचे उतरना, 4 माला चढ़ना, 4 माला नीचे उतरना। 6:45 AM को मैं पहला दरवाजा नॉक करता, 6:45 AM को सबसे पहला दरवाजा नॉक करता था, और ऐसे सुबह से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक मैं काम करता था। वो जो मैंने फिजिकल पेन लिए, और उस दौरान मैं कभी अपसेट नहीं हुआ, और उस दौरान मैं सिर्फ भगवान को याद करते हुए मैंने जब ये कार्यक्रम चलाया तो मैं उस चक्रव्यूह से भी बच गया। तो बहुत सारे लोग ये डिसीजन तो ले लेते हैं, मेंटल डिसीजन ऑफ बिकमिंग अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, फिजिकल डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन जब उनको ये बिजनेस में तकलीफ आती है, दर्द आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, जब नकारते हैं लोग, वो टाइम पे वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन भूल जाते हैं संभालना तो उन्हें ही पड़ेगा क्योंकि वो धंधे वाले हैं। संभालना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं धंधे वाला हूं। आज मेरे लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए, वे धंधे में मेरे को एक आदमी 1 करोड़ का धंधा देने वाला था, वो नहीं मिला तो मैं दूसरा आदमी के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो मैं बैठ गया। बैठने के बाद मुझे भी उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा ही है। बैठा हुआ संतोष नायर को उठाने के लिए किसी ने ठेका नहीं लिया है। बैठा हुआ संतोष नायर, दुखी संतोष नायर, अपसेट संतोष नायर को अपसेट के स्टेज से बाहर लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ संतोष नायर का ही है। ये बात कभी नहीं भूलने का है मुझे। तो therefore many people when they are upset they think that somebody else will remove them out of that difficult situation. But remember one thing, since you became a businessman, nobody is going to bring you out of that difficulty. आप बिजनेसमैन हैं, आपको नौकरी करने वाला आदमी नहीं है। Therefore पहली बात तो आपको इमोशनली अपसेट होने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपसेट होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे लाइफ में आने वाली तकलीफों से जूझना है ये मेरे को। मैं धंधे वाला हूं, आज से 20-25 साल तक ये कंपनी का मैं ही ओनर रहने वाला हूं। इस कंपनी में आने वाली हर तकलीफों को झेलने की मेरे में शक्ति होनी चाहिए और किसी बाहर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए मुझे। ये समझ लेना मेरे लिए बहुत आवश्यक है और आपके लिए भी ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो अनजाने में ये भी एक चक्रव्यूह हो जाएगा। एक और चक्रव्यूह में फंसते हैं जिसका नाम है नॉन डेलीगेशन चक्रव्यूह।